हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। एसएससी जेई के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम कर रहे थे। आज उस सीरीज़ का सेकंड लेक्चर है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से हमने स्टार्ट किया था। इसके अंदर हम प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए जो थोड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हैं और एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनको हम नॉर्मल रूटीन के अंदर नहीं पढ़ते, उन वाले क्वेश्चंस को कर रहे हैं। आपके एग्ज़ाम के लिए पूरी सीरीज़ बहुत हेल्पफुल रहेगी। स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। जो स्टूडेंट्स पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, एसएससी जेईई 2023 में मेरी 8th रैंक थी। उसके अलावा एसएससी जेईई 2022 में मेरा सिलेक्शन हो रखा है और आप मेरा गेट का स्कोर और अदर एग्ज़ाम देख सकते हैं। ये शो करने का पर्पज़ यही है कि जो आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है वो इस एग्ज़ाम के लिए सफिशियंट है और आपको इस चीज़ का आइडिया मिल जाए कि पेपर के अंदर क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना होता है, क्या हमारी अप्रोच रहनी चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, हम अपने सॉल्यूशन को शुरू करते हैं। फॉर द सेम स्पैन एंड लोडिंग कंडीशंस द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन ए फिक्स बीम कंपेयर टू ए सिंपली सपोर्टेड वन शैल बी। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट को हमें कंपेयर करना है, एक तो फिक्स बीम के अंदर और एक सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर, और जो स्पैन है और लोडिंग कंडीशंस हैं वे बिल्कुल सेम है। तो दोस्तों, जो सिंपली सपोर्टेड बीम है उसका तो हमें पता ही रहता है कि मान लो सिंपल एक यूनिट वेट लगा दिया हमने, तो फिर यहाँ होता है WL/4। तो लेकिन जो हम नॉर्मल कंडीशंस होती हैं, नॉर्मल के अंदर हम फिक्स बीम के बारे में नहीं पढ़ते, हम सिंपली सपोर्टेड तो हम रूटीन के अंदर पढ़ते हैं, इसलिए उसका तो हमें पता रहता है। और अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो तो सेंटर पे कितना होगा, WL²/8। लेकिन फिक्स बीम का हम नहीं पढ़ते, तो उसका आप याद रख सकते हो, डिराइव करने की हमें ज़रूरत नहीं है। आप केवल सिंपली सपोर्टेड का डेरिवेशन आपको याद रखना है, फिक्स बीम का डेरिवेशन आपको याद नहीं रखना है। इसका क्या होता है, मैक्सिमम इसका जो एंड होते हैं उसके ऊपर होता है WL²/12 और जो सेंटर के ऊपर कितना होता है, WL²/24, यानी कि इसका हाफ होता है यहाँ पे। तो दोस्तों, जो सिंपली सपोर्टेड बीम है उसमें तो हमने निकाल लिया WL²/8 और इसके अंदर WL²/12। तो जो सिंपली सपोर्टेड के अंदर ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ नीचे छोटे वाला पार्ट है ना, तो ये वाली चीज़ ज़्यादा होगी और ये वाली चीज़ कम है। तो हमने इस चीज़ को सोल्व करके निकाल दिया कि जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है सिंपली सपोर्टेड का, वो फिक्स बीम के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ था। दैट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन ए फिक्स बीम, तो फिक्स बीम में क्या होगा, लोअर होगा। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, किसको किस चीज़ से कंपेयर करवा रखा है। आप इसको वायर टिक कर देते तो ये गलत हो जाता, क्योंकि हमें फिक्स बीम के कंपैरिजन में बताना है, वो फिक्स बीम का बताना है सिंपली सपोर्टेड के कंपैरिजन में। और इस क्वेश्चन से आपको क्या याद रखना है कि इसका बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, जो फिक्स बीम है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, इसको आपको डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर ए सिंपली सपोर्टेड बीम द अलोएबल डिफ्लेक्शन शैल नॉट एक्सीड। तो जो सिंपली सपोर्टेड बीम है उसके अंदर जो अलोएबल डिफ्लेक्शन है या फिर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है वो कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, वो स्पैन बाय 350 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप इसका IS कोड का क्लोज देख सकते हैं। IS 456 के अंदर जो लिमिटिंग डिफ्लेक्शन है वो कितना हो सकता है, जो मैक्सिमम फाइनल डिफ्लेक्शन है, यानी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना हो सकता है, स्पैन बाय 250 ड्यू टू ऑल लोड्स इंक्लूजिंग द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्रीप एंड श्रिंकेज। यानी सब कुछ मिला के स्पैन बाय 250 से ज़्यादा डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। मेजर फ्रॉम कास्ट लेवल ऑफ द सपोर्ट। कास्ट लेवल का मतलब क्या है, यानी कि जब आपने बनाए हैं आपके सपोर्ट, कास्टिंग करी है उनकी, तो जो उसका लेवल है उससे स्पैन बाय 250 से ज़्यादा भी डिफ्लेक्ट नहीं करने चाहिए। और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शैल नॉट नॉर्मली एक्सीड स्पैन बाय 350 और 20 mm। जो नॉर्मली कंडीशंस होती है वो स्पैन बाय 350 या 20 mm से एक्सीड नहीं करना चाहिए, इंक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्रीप एंड श्रिंकेज ओकरिंग आफ्टर इरेक्शन ऑफ पार्टीशन एंड एप्लीकेशन ऑफ फिनिश। तो इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है, इसमें क्या कह रहा है, जो आपने सपोर्ट हो गई, पार्टीशन वॉल हो गई, जब वे सब लगा दी तो उसके बाद स्पैन बाय 250 वो 350 से ज़्यादा का डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। और वो चीज़ आप समझ भी सकते हो कि जैसे एक सपोर्ट ये है, एक सपोर्ट ये है, बीच में आपकी ये कोई स्लैब है, तो ये ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो सकती है, यानी कि स्पैन बाय 250। लेकिन बीच में आपने दीवारें बना दी, यहाँ पे कुछ सपोर्ट दे दिया, यहाँ सपोर्ट दे दिया, तो उस वाले केस में क्या होगा, स्पैन बाय 250 से ज़्यादा डिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। ये इसका एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड
इसका मतलब होता है, और ये पेपर में इससे क्वेश्चन बन जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन, ए बीम फिक्स एट बोथ एंड कैरीज ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑन द एंटायर लेंथ। तो एक फिक्स बीम है, यूडीएल है उसकी एंटायर लेंथ में। रेशो बेंडिंग मोमेंट एट द सपोर्ट टू द बेंडिंग मोमेंट एट द मिड स्पैन। तो हमने पीछे देखा एक फिक्स बीम के अंदर क्या होता है, जो उसके फिक्स बीम के सपोर्ट होते हैं या फिर एंड होते हैं, वहाँ बेंडिंग मोमेंट होता है WL²/12। लेकिन जो उसका सेंटर होता है वहाँ कितना होगा, WL²/24। तो इन्हीं चीज़ का रेशो आपसे पूछा हुआ था कि सेंटर पे कितना है डिवाइड बाय सपोर्ट पे कितना है। तो ये कितना हो जाएगा इसमें सपोर्ट से मिड स्पैन पे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2, यानी कि 1/12 डिवाइड बाय 1/24। तो ये आ गया आपका 2 आ गया आंसर इसका। अब दोस्तों कुछ स्टूडेंट ऐसे भी कहते हैं कि वे कैलकुलेशन नहीं कर पाते, मैथ वाला पार्ट आ जाता है। अब दोस्तों ये कितनी सिंपल कैलकुलेशन है, तो इस टाइप की कैलकुलेशन तो आपको बिल्कुल आनी चाहिए। ये तो 5th-6th क्लास का बच्चा भी इस टाइप की कैलकुलेशन कर लेता है। तो अगर आप ऐसे कहोगे कि आप ये कैलकुलेशन नहीं कर पाते हो तो काम नहीं चलेगा। आप मैथ के बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं जो SSC के लिए पढ़ाते हैं, आप उनसे मैथ पढ़ सकते हो। अगर आपको मैथ के अंदर प्रॉब्लम आती है और आप SSC JEE 2025 की या 26 की तैयारी कर रहे हो, तभी ये ऑप्शन है। अगर आप 2024 की तैयारी कर रहे थे और आपको ऐसी कैलकुलेशन भी नहीं हो रही, तो फिर तो आप भूल जाइए सिलेक्शन को, फुल स्टॉप आपको क्यों देनी। 36 नंबर क्वेश्चन, द एक्सप्रेशन ऑफ द इलास्टिक कर्व एट द फ्री एंड ऑफ ए कैंटिलीवर बीम ऑफ स्पैन L। तो एक कैंटिलीवर बीम है, उसका स्पैन L है, फ्लेक्सर रिजिडिटी EI एंड सब्जेक्ट टू द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ W। तो दोस्तों आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, एक्सप्रेशन ऑफ द इलास्टिक कर्व, इस चीज़ का क्या मतलब है। एक्सप्रेशन ऑफ इलास्टिक कर्व का मतलब ये हमसे डिफ्लेक्शन पूछ रहा है। अब मान लो आपने जिस सर से ये चीज़ पढ़ी है उन्होंने आपको ये नहीं पढ़ाया, लेकिन जब आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखा तो आपको पता चल गया ना कि एक्सप्रेशन ऑफ इलास्टिक कर्व नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो आपके जो टीचर के नोट्स हैं वो आपको डेली रिवाइज करने हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको डेली करते जाना है। जब तक एग्ज़ाम ना हो तब तक आपको 5-6 बार तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर ही देने हैं। तो जो कैंटिलीवर बीम होती है, L स्पैन है, रिजिडिटी EI, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड W। तो उसका जो डिफ्लेक्शन होता है इस फ्री वाले एंड पे वो कितना होता है, वो होगा WL²/8EI। तो ये चीज़ तो आपको सबको पता ही थी, और इस चीज़ का हम डेरिवेशन भी करते हैं कि आप देख सकते हैं डिफ्लेक्शन होगा WL⁴/8EI, और जो स्लोप बनेगा WL³/6EI। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल टिप्स पे याद होनी चाहिए, कोई एक्सक्यूज़ नहीं है इस चीज़ का। 38 नंबर क्वेश्चन, इन ए रिजिड जॉइंट फ्रेम, एक रिजिड जॉइंट का फ्रेम है, जॉइंट्स आर कंसिडर्ड। तो रिजिड का क्या मतलब होता है, रिजिड हो गया बिल्कुल सख्त, सख्त यानी कि पत्थर जैसा। एक तो होता है थोड़ा फ्लेक्सिबल सा कि आपने लोड लगाया वो मुड़ जाएगा या खिंच जाएगा, लेकिन रिजिड मटेरियल क्या होता है, एक आप पत्थर टाइप से समझ सकते हो, बहुत सख्त है वो, ना वो टूट सकता ना वो खिंच सकता। आपने उसके ऊपर लोड लगाया तो उसकी एक्सेलरेशन होगी, वेलोसिटी वगैरह कंपोनेंट होगी, लेकिन उसके अंदर स्ट्रेस, स्ट्रेन, डिफॉर्मेशन, डिफ्लेक्शन इस टाइप का कोई चीज़ नहीं होती रिजिड मटेरियल के अंदर। तो रिजिड जॉइंट का फ्रेम है, जैसे कि रिजिड जॉइंट का फ्रेम आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। मान लो ये कोई फ्रेम है, ये रिजिड फ्रेम है, ये एक रिजिड फ्रेम है। तो इसके अंदर क्या होगा, अगर आप फोर्स लगाए इसके ऊपर, अगर ये फ्लेक्सिबल होता तो क्या होता है, ये ऐसे ऐसे हो जाता अगर ये फ्लेक्सिबल होता था। लेकिन अगर ये रिजिड है तो क्या होगा, मान लो ये वाला जॉइंट रिजिड है तो ये बिल्कुल ऐसे का ऐसा ही रहेगा, ये यहाँ से मुड़ जाएगा, यहाँ से ऐसे हो जाएगा, कुछ इस टाइप से हो जाएगा ये। यानी कहने का मतलब ये है, जो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल था और इन दोनों की पोजीशन ऐसे थी, तो बाद में डिफ्लेक्शन के बाद भी इनकी पोजीशन ऐसी की ऐसी ही रहेगी। तो वो चीज़ क्वेश्चन में हमसे पूछी हुई कि रिजिड जॉइंट फ्रेम के अंदर जॉइंट क्या होते हैं, रोटेट ओनली एज ए वॉल। यानी कि पहले ऐसे था तो रोटेट होने के बाद ये ऐसे हो जाएगा, लेकिन ये ऐसे नहीं होएगा, जैसे इस टाइप से नहीं हो सकता। ये इनके बीच का जो एंगल है वो चेंज नहीं होएगा, 90 का है तो 90 का ही एंगल रहेगा, क्योंकि ये रिजिड जॉइंट है। रोटेट एट ऑल ये गलत चीज़ है, वो रोटेट कर सकते हैं लेकिन पूरा इकट्ठा रोटेट करेगा, ऐसा था तो ऐसा हो जाएगा।
एंगल सेम रहेगा। 50% मेंबर रोटेट इन क्लॉकवाइज, ऐसी भी कोई चीज़ नहीं है। तो रिजिड के अंदर क्या होगा, रोटेट करेंगे लेकिन पूरा का पूरा रोटेट करेगा वो। 39 नंबर क्वेश्चन, एक फिक्स बीम है सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओवर इट एंटायर स्पैन। द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर विल ओकर ऑन द आइदर साइड ऑफ द सेंटर एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो जैसे कि आपको एक फिक्स बीम दी हुई है, एक फिक्स बीम है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर यानी कि जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज करता है, या फिर कह सकते हो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 आती है। अब ये फिक्स बीम का क्वेश्चन है, इसका हमें डेरिवेशन वगैरह याद नहीं रखना, क्योंकि फिक्स बीम हमारे सिलेबस में नहीं है। मतलब सिलेबस में तो है लेकिन डेरिवेशन वगैरह उस चीज़ का हमें नहीं करना। जो सिंपली सपोर्टेड वाली है केवल उनका अपने को करके जाना है। इसका आपको बस याद रखना कि यहाँ पे WL²/12 होएगा, यहाँ WL²/24, और शियर फोर्स तो सिंपल है, वो तो आप वैसे भी निकाल सकते हो। और जो इसका पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर है वो कहाँ पे आएगा, L/2√3 पे फ्रॉम द सेंटर लाइन। जो पूरा का पूरा सोम का सब्जेक्ट है ना, तो 1 से 2 पेज के अंदर ही ऐसी चीज़ आएंगी जो आपको ये डिफ्लेक्शन वगैरह की याद करनी पड़ेंगी। और भाई स्लोप कितना है, डिफ्लेक्शन कितना, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर सेंटर से कितनी दूर है, तो ये चीज़ें आपको दोस्तों याद करनी पड़ेंगी। और L/2√3 होता है सेंटर लाइन से। और अगर आप यहाँ से सपोर्ट से देखो कितनी दूर होता है, तो आप ये देख सकते हो सपोर्ट से 0.211 या 0.789 L की दूरी पे होता है। यानी कि एक तो 0.211 यहाँ आ जाएगा, एक 0.789, ये x जो डिस्टेंस है। और इस टाइप से लिखना चाहे सेंटर से L/2√3, तो ऑप्शन देखिए आप कौन सा है, L/2√3, सी नंबर ऑप्शन। यानी इस बीम के सेंटर से जो ये डिस्टेंस है ये कितना होगा, L/2√3। यहाँ पे क्या होगा, जो बेंडिंग मोमेंट है वो 0 है, बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे 0 है। तो वही हमसे क्वेश्चन में पूछी हुई, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, रटी हुई होनी चाहिए। कोई चीज़ आपको अगर समझ में नहीं आती है तो उसका याद करने का क्या तरीका है, आप उस चीज़ को रट लेना। अगर आपने उस चीज़ को रट लिया तो 1 महीने बाद वो आपको अपने आप समझ में आ जाएगी। तो मेरे साथ भी होती थी ये प्रॉब्लम्स, कुछ चीज़ें समझ नहीं आती थी, स्टील वगैरह की कुछ चीज़ें या सोम वगैरह की भी कुछ चीज़ें समझ नहीं आती थी। तो उन चीज़ों को रट लो आप, महीने बाद 2 महीने बाद वो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। फोर्टी 43 नंबर क्वेश्चन, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, 2 इक्वल ओवरहैंग है। तो ये लाइन पड़ रही है आपके दिमाग में तुरंत, सिंपली सपोर्टेड बीम और इसके 2 ओवरहैंग हैं, इनकी इमेज आ गई आपके दिमाग में। टू हैव मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस इन द बीम लिस्ट पॉसिबल, द रेशो ऑफ द लेंथ ऑफ द ओवरहैंग टू द टोटल लेंथ ऑफ द बीम। तो जो लेंथ ऑफ ओवरहैंग है A डिवाइड बाय जो टोटल लेंथ ऑफ द बीम है डिवाइड बाय L, ये आपको बतानी थी। तो इसका रेशो क्या होता है, A डिवाइड बाय L इज इक्वल टू 0.207। और इस कंडीशन को पॉसिबल करने के लिए कि इसके अंदर जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डेवलप होता है वो कम से कम डेवलप हो, जो A की वैल्यू होती है, यानी कि जो इसका ओवरहैंग है ये कितना होना चाहिए। जैसे ये हमारी बीम है, तो इसके अंदर जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, ये स्मॉल l ले लेते हैं इसको। तो जो ये स्मॉल l है ये होता है 2√2 इंटू A, इसके बराबर। और जो हम डिराइव करते हैं वो भी हम यहाँ डिराइव करते हैं। जैसे ये आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसके 2 ओवरहैंग है इधर, और ये आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम हो गई। तो इसका जो बेंडिंग मोमेंट है वो सबसे ज़्यादा किधर बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। तो इसी को हम मिनिमम करवा देंगे। और जो ये वाली कंडीशन होती है उसके अंदर जो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट है और जो इसके सपोर्ट है सिंपली सपोर्टेड के, इनके ऊपर जो बेंडिंग मोमेंट है वो भी बराबर होता है। और जो हमारी आखिरी में कंडीशन निकल के आती है वो ये होती है L इज इक्वल टू 2√2 इंटू L। इसको L कह लो या A कह लो, A हमारा क्या है, ओवरहैंग, और L इसने क्या लिया है, L इसने क्वेश्चन में लिया है जो इसकी टोटल लेंथ है। ये इन्होंने इसमें गलत दे रखा है, ये L टोटल लेंथ नहीं, ये जो छोटा L है इसके बीच का डिस्टेंस। जैसे ये हमारी बीम है तो जो ये वाला L है ये किसके बराबर है, 2√2 इंटू A, यानी कि जो ओवरहैंग है।
और ये आपको याद होना चाहिए। और जो ये रेशो है 0.207, ये भी आपको याद होना चाहिए। 44 नंबर क्वेश्चन, कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसके ऊपर जीरो से लेके डब्लू लोड लग रहा है। एक एंड पे तो जीरो लोड है, दूसरे एंड पे डब्लू लोड है, और इंक्रीजिंग कर रहा है, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग लोड है। तो अगर लेंथ ऑफ बीम ए है तो शियर फोर्स कितने डिस्टेंस पे जीरो होगा फ्रॉम दी जीरो लोडेड पॉइंट। यानी कि सिंपली सपोर्टेड बीम है, यहाँ पे जीरो लोड है, यहाँ पे डब्लू लोड है, तो कितने डिस्टेंस की उसके ऊपर शियर फोर्स जीरो हो जाएगा। तो ये निकालने के लिए आपको शियर फोर्स की वो लिख देना आप कि शियर फोर्स क्या होता है, सम ऑफ जो वर्टिकल फोर्सेस हैं आइदर राइट ऑफ दिस सेक्शन आइदर लेफ्ट ऑफ दिस सेक्शन। तो आप यहाँ से फोर्सेस को गिनते हुए चलोगे। पहले तो आपने रिएक्शन निकाल लिया आर बी और आर ए, और लेट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम ए शियर फोर्स इज जीरो, और फिर आपने उसका वो डायग्राम से बन। और इस चीज़ को आपको याद होना चाहिए कितने डिस्टेंस के ऊपर होता है, एक्स इज इक्वल टू एल डिवाइड बाई √3। कितने डिस्टेंस पे जो कम लोडेड पॉइंट है उससे एल बाई √3 डिस्टेंस पे शियर फोर्स हमारा जीरो होगा। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। और इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट क्या हो जाता है, इसी टाइप की बीम में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा। तो इसके अंदर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा WL²/9√3। ये वाला ऑप्शन आप ये देख सकते हो। ये हमारी वैसी बीम है, यहाँ पे जीरो लोड है, यहाँ डब्लू लोड है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इसमें कहीं बीच में होगा। मतलब कहाँ पे होगा, जहाँ पे शियर फोर्स जीरो है वहीं पे होगा ना मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो और वो हमने निकाला था कितने डिस्टेंस पे है, L/√3 डिस्टेंस पे है। तो L/√3 डिस्टेंस के ऊपर ही हम बेंडिंग मोमेंट निकाल लेंगे। जैसे इन्होंने देखा ना मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे आ रहा है, तो L/√3 आया ना इसके अंदर भी। और ये चीज़ आप याद भी रख सकते हो कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे आएगा, जहाँ पे शियर फोर्स अपना साइन चेंज करेगा। और इसका फॉर्मूला होगा WL²/9√3। ये आपको याद रखना है, ये लिख रखा है, रिमेंबर दिस। तो बुक में भी मेंशन है वो चीज़। अब इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। एक बीम सिंपली सपोर्टेड है, बोथ हैंड पे एल लेंथ है, जो 2 इक्वल अनलाइक कपल एम एट दी बोथ हैंड। अनलाइक कपल का क्या मतलब है, एक हमारी ये बीम है सिंपली सपोर्टेड, एक क्लॉकवाइज हो जाएगा, एक एंटी क्लॉकवाइज, इस टाइप के इसके ऊपर दो कपल लग रखे हैं। इफ़ द फ्लेक्सुरल रिजिडिटी इज कांस्टेंट, सेंट्रल डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम, इसका जो सेंटर पर डिफ्लेक्शन है वो कितना होगा। तो दोस्तों वो हो जाएगा ML²/8EI। जो इस टाइप के क्वेश्चन है ना स्लोप डिफ्लेक्शन की, आपको 20 से 30 सेकंड में सोल्व करने हैं, तो वहाँ आप डिराइव करने के लिए नहीं बैठ सकते। अगर आखिरी में आपकी 10-15 मिनट बच गई और कोई क्वेश्चन नहीं आता, तब तो आप डिराइव करने के लिए बैठ जाओगे। लेकिन नॉर्मली क्या होते हैं 20-30 सेकंड में करने होते हैं। और आपको जितने केस हैं ये सारे केस याद होने चाहिए, ये सभी केस मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सिंपली सपोर्टेड बीम है, दोनों तरफ से इसके ऊपर मोमेंट लग रहा है, तो सेंटर के ऊपर डिफ्लेक्शन कितना होगा, ML²/8EI। इस चीज़ को आप डिराइव करके देख सकते हो, जो मोमेंट एरिया मेथड है उस वाले मेथड से, मोमेंट एरिया मेथड से आप इस चीज़ को डिराइव करके देख सकते हो। और आपको क्लास ख़त्म होने के बाद इस चीज़ को डिराइव करके देखना भी है। लेकिन पेपर में आपको डिराइव नहीं करना है, आपको सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट याद होने चाहिए। जैसे कोई कैंटिलीवर है, उसके ऊपर डिफ्लेक्स वो स्लोप कितना होगा, PL²/2EI, और डिफ्लेक्शन कितना होगा, PL³/3EI है। इसमें ये याद रखना है, जो स्लोप है वहाँ पे L² है, तो डिफ्लेक्शन में क्या आ जाएगा, L³ आ जाएगा। यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 हो जाएगा, 2, 3 और 6 और 8। इस तरीके से याद रख सकते हो आप इसको। तो जैसे कि एक कंटिन्यूएशन में 2, 3, 6 और 8। और जो L की पावर है वो आपको पता ही है, अगर पॉइंट लोड होगा तो जो आपका थीटा उसमें L² आएगा और डिफ्लेक्शन में L³। अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होगा तो थीटा में L³ आएगा और इसके अंदर L की पावर 4 आएगी। और लोड तो W तो सब में रहेगा ही रहेगा। वैसे ही कैंटिलीवर बीम में अगर मोमेंट M लग रखा है तो जो इसका एंगल बनेगा वो बनेगा ML/EI, और जो डिफ्लेक्शन बनेगा ML²/2EI। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इनको 100% याद होना चाहिए, कोई शॉर्टकट नहीं है। वैसे ही सिंपली सपोर्टेड बीम का भी सबको याद रहता है 16, 48, 16 3 जा।
और यहाँ 1/24 एंड 5/384, ये आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। उसी टाइप से अगर फिक्स बीम है और यूनिट लोड लग रहा है, फिक्स बीम में क्या लग रहा है, यूनिट लोड, तो उसका जो डिफ्लेक्शन होगा 1/4 ऑफ सिंपली सपोर्टेड होगा। और फिक्स बीम के अंदर यूनिफॉर्मली बेयरिंग लोड W लग रहा है तो 1/5 ऑफ सिंपली सपोर्टेड होगा वो। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, बिल्कुल याद होने चाहिए। उसी तरीके से अगर किसी बीम के ऊपर सिंपली सपोर्टेड पे M मूवमेंट केवल एक तरफ लग रहा है, तो जो स्लोप का एंगल है यानी कि θ@A एंड θ@B वो आपको याद रहना चाहिए। जिस तरफ मूवमेंट लग रहा है उस वाले पे क्या होगा 1/3, और जो दूर वाला एंड है उस पर 1/6। ये भी आपको याद होना चाहिए। जैसे ये थोड़ा अजीब सा, इसको आप रहने दे सकते हो, इसको कर लेना है याद, इसको रहने देना। ये तो सारे याद करने हैं, जो ये वाला केस भी, ये भी, ये भी, ये भी, यानी कि मैक्सिमम तो आपको याद ही होने चाहिए, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। 15 नंबर क्वेश्चन, ए पाइल ऑफ लेंथ L कैरिंग ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड W पर मीटर लेंथ इज सस्पेंडेड एट द सेंटर एंड फ्रॉम द अदर 0.15 फ्रॉम द आइदर एंड द मैक्सिमम वर्किंग मोमेंट विल बी। तो एक सिंपली सपोर्टेड बीम इस टाइप से दी हुई है, 0.15 L तो दोनों तरफ से ओवर एंग है, इस तरफ भी और इस तरफ भी, और 0.35 L जो इसका सपोर्ट है, वहाँ से आपने एक और सपोर्ट दिया हुआ है। तो इस टाइप की कोई बीम है, मैक्सिमम वर्किंग मोमेंट इस बीम के अंदर कितना होगा, वो होगा WL²/90। कितना होगा, WL²/90। तो इस चीज़ का आपको ना तो डेरिवेशन देखना है ना कैसे हुआ वो देखना, बस आपको इस चीज़ को रट लेना है। क्योंकि हमारे क्वेश्चन में तो 0.35, 0.35 एंड 0.15 है। अगर पेपर में इस चीज़ को करके 0.30 कर देता तो उस क्वेश्चन को आपको छोड़ के आ जाना है, ठीक है। ज़्यादा मत सोचना इस चीज़ को, उसका डिराइव बहुत बड़ा है, वो ना हमारे सिलेबस में, ना हम उस चीज़ को कर सकते। स्लोप इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज ए रिलेशन गिवन बाय। तो दोस्तों जो स्लोप होता है एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अपॉन EI, ये हमें किसे दिया था, ये मोर की फर्स्ट थ्योरम होती है। और मोर की सेकंड थ्योरम किसके बारे में, वो डिफ्लेक्शन के बारे में। डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम डिवाइड बाय EI। तो ये हमारी मोर की सेकंड थ्योरम है। और फर्स्ट थ्योरम किसके बारे में, स्लोप के बारे में है। इसका डेरिवेशन और एक दो बीम का आपको स्लोप और डिफ्लेक्शन इस वाले मेथड से निकालते हुए आना चाहिए, आपको प्रैक्टिस करनी है, इम्पोर्टेंट है ये वाले फॉर्मूले। 29 नंबर क्वेश्चन, ए कैंटिलीवर बीम ऑफ स्पैन L इज फिक्स एट दी वन एंड। तो एक कैंटिलीवर बीम है L स्पैन की, उसको एक तरफ तो हमने ऐसे फिक्स कर दिया, और जो उसका दूसरा एंड है वो सिंपली सपोर्टेड बीम के बिल्कुल सेंटर में टिका हुआ है। तो क्वेश्चन में जो चीज़ लिखी हुई है वो आप समझ गए होंगे, इज फिक्स एट वन एंड अदर एंड रेस्टिंग फ्रीली ऑन द मिडल ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड बीम। और सिंपली सपोर्टेड बीम का स्पैन और सेक्शन बिल्कुल सेम उसी बीम के बराबर है। इफ़ कैंटिलीवर बीम इज नाउ लोडेड विद ए यूनिफॉर्म लोड W पर यूनिट लेंथ। अगर कैंटिलीवर बीम पे W लोड है पर यूनिट लेंथ पे, रिएक्शन बताना फ्री एंड पे ऑफर बाय दी क्रॉस बीम। तो जो एक क्रॉस बीम है यानी कि सिंपली सपोर्टेड बीम, यहाँ पे कितना रिएक्शन लगा रही है। तो इसको सोल्व करने का क्या तरीका है, आप कैंटिलीवर बीम के ऊपर डिफ्लेक्शन निकालोगे कि कैंटिलीवर बीम डिफ्लेक्ट होकर कुछ ऐसी हो गई होगी, और जितना डिफ्लेक्शन इस कैंटिलीवर बीम के अंदर होगा उतना ही सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर भी डिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि दोनों आपस में जुड़ी हुई है ना वहाँ पे। और जो रिएक्शन है, ये बीम इसको यहाँ पे टच कर रही है, बीम इसको जहाँ ये टच कर रही है वहाँ पे कुछ रिएक्शन कैंटिलीवर बीम तो सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर नीचे फोर्स लगाएगी, और सिंपली सपोर्टेड कैंटिलीवर के ऊपर फोर्स लगाएगी। तो कैंटिलीवर के ऊपर लगेगा, इसके ऊपर नीचे फोर्स लगेगा। तो आपको क्या करना है, जो डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला है एक बार कैंटिलीवर का देखना है, एक बार सिंपली सपोर्टेड का, और दोनों को इक्वल करवा देना है। इक्वल करवाने के बाद जो आपका रिएक्शन का फॉर्मूला आ जाता है R इज इक्वल टू 6/17 WL। तो इस चीज़ को आप याद भी रख सकते हो, और ये चीज़ आपको करते हुए आना भी चाहिए। इस चीज़ को अगर आप, इतनी स्पीड होनी चाहिए, क्वेश्चन को आपने तुरंत समझा और फटाफट आपने डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला दोनों पॉइंट पे लिख दिया। तो इस क्वेश्चन को आप 1 मिनट के अंदर, अगर आपको याद नहीं है तब भी कर पाओगे।
और आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो तो 6/17 WL के बराबर होता है। स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालने के जो कुछ मेथड होते हैं आप वो याद रख सकते हो, पेपर में आ सकता है कि इनमें से कौन सा स्लोप और डिफ्लेक्शन का मेथड है, कौन सा नहीं है। तो डबल इंटीग्रेशन, मैकाले मोमेंट एरिया, कंजुगेट बीम, मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क, यूनिट यूजिंग एनर्जी एंड कैस्टिग्लियानो मेथड। और आप मोर सर्कल को देख सकते हो। मोर सर्कल कैसा होता है, सोयल के अंदर भी पढ़ते हैं और सोम के अंदर भी इसका बहुत यूज आता है। जो एक्स एक्सिस है वहाँ पे होता है सिग्मा, सिग्मा यानी कि जो स्ट्रेसेस हैं, नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं। और वाई एक्सिस पे क्या होता है, टाउ, टाउ यानी कि शियर स्ट्रेस। और हम एक मोर सर्कल बनाते हैं, इधर माइनर स्ट्रेस, इधर मेजर स्ट्रेसेस होती हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। 5th नंबर क्वेश्चन, एट ए पॉइंट इन ए स्ट्रेन मटेरियल इफ टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ 2000 एंड 5000 kg/cm² आर एक्टिंग। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंसाइल स्ट्रेस हैं ये। तो दोस्तों जो टेंसाइल स्ट्रेस है ऑन ए प्लेन इंक्लाइन एट 15 डिग्री टू द एक्सिस ऑफ माइनर स्ट्रेसेस विल बी, जैसे कि आप डायग्राम देखिए, टेंसाइल स्ट्रेस यानी कि खींचने वाली स्ट्रेस, एक 2000 की, एक 1000 Nm/mm² की फोर्सेज हैं, ये kg/cm² की फोर्स है। तो हमें 15 डिग्री जो प्लेन है माइनर स्ट्रेस है, माइनर यानी कि छोटे वाला, 1000 का जो स्ट्रेस है उससे 15 डिग्री के एंगल पे कोई वो बन रहा है प्लेन, उसके ऊपर आपको स्ट्रेस बताना है। तो इसके साथ माइनर के साथ 15 का एंगल है, तो मेजर के साथ कितने का एंगल बनाएगा, 75 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपने निकाल ली। तो दोस्तों उसके बाद जो नॉर्मल स्ट्रेसेस का फॉर्मूला होता है किसी भी प्लेन के ऊपर, उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑन ए प्लेन ए, सिग्मा नॉर्मल इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 कोस 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। तो ये आपको रटा हुआ होना चाहिए। और इसके अंदर जो थीटा है, थीटा क्या है, थीटा है जो मेजर प्लेन है आपका, मेजर प्रिंसिपल प्लेन है, उसके साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी कि हमारे क्वेश्चन में 75 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो वो हमने इस क्वेश्चन के अंदर पुट कर दिया और हमारा आंसर आ गया। तो जैसे इसके अंदर तो थोड़ा डिफिकल्ट है ये करना, डेसिमल में आंसर आया, लेकिन आपके पेपर के अंदर ये कोस 30 हो गया, कोस 45 डिग्री हो गया और आपस में कटने वाली वैल्यू दे रखी होंगी आपको, तो आप इजीली इसको सोल्व कर पाओगे। तो 7th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी यील्ड लोकस इज ए, तो मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी जो होती है उसके हिसाब से यील्ड लोकस आपका क्या होता है, एक एलिप्स होता है। और दोस्तों मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है, तो अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी फॉर नो फेलियर, यानी कि मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी के हिसाब से अगर फेलियर नहीं होता है, यानी कि मटेरियल हमारा सेफ कब होगा, जब मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम उसकी किससे कम हो, उस वाले केस से कम हो जब मटेरियल हमारा यील्ड स्ट्रेस तक हमने उसको लोड लगा रखा है। स्ट्रेन एनर्जी शुड बी लेस देन और इक्वल टू स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अंडर यूनिएक्सियल लोडिंग व्हेन द मटेरियल स्ट्रेस टू यील्ड स्ट्रेस, यानी कि मटेरियल की जो एनर्जी है वो किससे कम होनी चाहिए, उसकी एनर्जी जब हमने उसके ऊपर यील्ड स्ट्रेस लगा रखा है। तो ये हमारी क्या होती है, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरम होती है। और यील्ड लोकस क्या होता है मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी के हिसाब से, वो एलिप्टिकल होता है। और दोस्तों इस टाइप की जो दूसरी थ्योरम होती हैं उन सभी में ऐसा ही वो होता है फॉर्मूला। जैसे कि स्ट्रेन एनर्जी के अंदर तो मैंने बता दिया कि मटेरियल में स्ट्रेन एनर्जी किससे कम होगी, जब उसके ऊपर यील्ड स्ट्रेस है उससे कम। फिर आती है प्रिंसिपल स्ट्रेस, इसके अंदर क्या है कि उसके अंदर स्ट्रेस उस टाइम से कम होना चाहिए जब उसके ऊपर यील्ड स्ट्रेस लगा रखा है। फिर आती है प्रिंसिपल स्ट्रेन, उसमें भी वही चीज़ है, उसके ऊपर जो स्ट्रेन है उस टाइम से कम होना चाहिए जब उसके ऊपर यील्ड स्ट्रेस है। शियर स्ट्रेस, इसके अंदर भी वही चीज़ है। और डिस्टोर्शन एनर्जी या मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी, उसके अंदर भी वही चीज़ है कि मटेरियल के अंदर जो स्ट्रेन एनर्जी है वो उस टाइम से कम होनी चाहिए जब उसके ऊपर यील्ड स्ट्रेस लगा हुआ है। फिर 9th क्वेश्चन देखिए, लोकस ऑफ ए पॉइंट ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द नॉर्मल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द स्ट्रेस ऑन एन इंक्लाइन प्लेन इज, तो ये भी एलिप्टिकल ही होगा जो हमने पीछे देखा है। इस चीज़ को रट सकते हो आप, इसको रट लेना आप कि जो लोकस होता है रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द स्ट्रेस ऑन इंक्लाइन प्लेन,
तो वो क्या होगा, एलिप्टिकल होगा। उसके अलावा दोस्तों सोम के अंदर कुछ थ्योरी आती हैं। तो जैसे कि 11th क्वेश्चन देखिए, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी फॉर द फेलियर ऑफ ए मटेरियल एट द इलास्टिक लिमिट इज नोन एज। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी को हम गेस्ट, ट्रेस्का या कुलाम्ब इन नाम से जानते हैं, और इनका नाम आपको याद होना चाहिए, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। इसको किस नाम से जानोगे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस को? गेस्ट, ट्रेस्का एंड कुलाम्ब थ्योरी। और ये कहती क्या है? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस किससे कम होना चाहिए? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस अंडर यूनिएक्सियल लोडिंग। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस किससे कम होगा? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस अंडर यूनिएक्सियल लोडिंग, जब वो मटेरियल यील्ड करने लग रहा है, और ये डक्टाइल मटेरियल के लिए एप्लीकेबल होती है। उसके अलावा ये सब आप थ्योरी देख सकते हो, ये आपको याद होनी चाहिए। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस किसके लिए? रैंकाइन। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन सेंट विनेंट थ्योरी। मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी बेल्ट्राम एंड हेग। मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी, तो इसको किस नाम से जानते हैं? डिस्टोर्शन एनर्जी और हुबर हैंस की वॉन मिसेस थ्योरी। अब ये 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? सम ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेसेस इज कांस्टेंट, सम ऑफ नॉर्मल स्ट्रेसेस इज वेरिएबल या डिपेंडेंट ऑन द प्लेन। तो कौन सी करेक्ट है? तो सम ऑफ जो नॉर्मल स्ट्रेसेस होता है वो कांस्टेंट रहता है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। आप इसका प्रूफ देख सकते हो। इन केस ऑफ प्लेन स्ट्रेस द सम ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेसेस exerted on a cubic element of material is independent of the orientation of material। तो जो नॉर्मल स्ट्रेसेस का सम होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा और ओरिएंटेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। और ये चीज़ आपको याद भी रखनी है। क्या याद रखनी है? सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई इज इक्वल टू सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू। आपको क्वेश्चन में सिग्मा वन दे देगा, सिग्मा टू दे देगा और सिग्मा वाई दे देगा, सिग्मा एक्स बूझ लेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। जो नॉर्मल स्ट्रेसेस का सम होता है वो कांस्टेंट रहता है। 16 क्वेश्चन, इफ द नॉर्मल स्ट्रेसेस ड्यू टू लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स लोड ऑन ए बार सिग्मा वन एंड सिग्मा टू, द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द स्ट्रेस ऑन द इंक्लाइन प्लेन थ्रू थीटा डिग्री द लॉन्गिट्यूडनल लोड इज। तो कोई आपके पास एक वो दिया हुआ है बॉक्स वगैरह टाइप से, उसके ऊपर सिग्मा वन और सिग्मा टू दो लोड लगने लग रहे हैं। तो कोई इंक्लाइन प्लेन थीटा है, उसके ऊपर कितने जो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ लोड होगा। तो दोस्तों आप ये डायग्राम देखिए, एक तो सिग्मा वन लोड लग रहा था मटेरियल पे, एक सिग्मा टू लोड लगने लग रहा था, और कोई थीटा डिग्री से कोई प्लेन हमारा, उसके ऊपर टेंजेंशियल कंपोनेंट, टेंजेंशियल यानी कि टाउ एक्स वाई, हमसे टाउ एक्स वाई पूछा, वो कितना होगा। या तो आप इसको ऐसे रिजोल्व करके जो इसके फोर्सेस हैं उनको सोल्व कर सकते हो, लेकिन जो सबसे बढ़िया ऑप्शन क्या है, इस चीज़ को आप रट लो, आसान रहेगा और पेपर में ये जल्दी भी हो जाएगा। तो जो टेंजेंशियल स्ट्रेसेस का फॉर्मूला होता है, नॉर्मल हम क्या याद रखते हैं? सिग्मा वन साइन टू थीटा डिवाइड बाई टू। नॉर्मल जब एक स्ट्रेस दे रखी होती है ये रहता है, अब इसके अंदर दो स्ट्रेसेस हैं और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रही हैं, तो क्या हो जाएगा? सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू साइन टू थीटा डिवाइड बाई टू। तो सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू साइन टू थीटा डिवाइड बाई टू। और जो नॉर्मल वाली फोर्स होती है, नॉर्मल कितनी होती है? नॉर्मल होती है सिग्मा को स्क्वायर थीटा। हमसे क्वेश्चन में ये टेंजेंशियल वाली यानी कि टाउ वाली पूछी हुई थी। ये सभी जो थ्योरी हैं आपको इनका नाम याद रखना है। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होती है? रैंकाइन, लेम्स या मैक्सिमम स्ट्रेस। प्रिंसिपल स्ट्रेन सेंट विनेंट थ्योरी, और शियर स्ट्रेस की थ्योरी गेस्ट, ट्रेस्का एंड कुलाम्ब। मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी बेल्ट्राम एंड हेग। मैक्सिमम शियर स्ट्रेन थ्योरी क्या होती है? डिस्टोर्शन एनर्जी थ्योरी या ह्यूबर होन्स की वॉन मिसेस थ्योरी। दोस्तों ठीक है, आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं और हम नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन देखेंगे। आई होप आपको कुछ नई चीज़ें पता चली होंगी, और जो मैंने आपको याद करने के लिए कहा है वैसे तो मैक्सिमम आपको याद ही होंगी, मुझे कॉन्फिडेंट है, लेकिन फिर भी अगर आपको याद नहीं है तो आप सब इन चीज़ों को आपको रटी हुई होनी चाहिए।
उसके अलावा दोस्तों अगर आपका कोई स्पेसिफिक डाउट है तो आप वो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को आप दोस्तों लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और अभी एग्ज़ाम होने में करीब 50 दिन के आसपास हैं, तो रोज़ एक सब्जेक्ट रिवाइज करिए, प्रीवियस ईयर को करते रहिए, टेस्ट लगाते रहिए। और टेस्ट के अंदर आपको कोशिश करनी है कि औरों से आप अच्छा ही परफॉर्म करो, आपको अपनी गलतियाँ पता चलें, किस सब्जेक्ट में आपका वीक पोर्शन है वो आप पढ़ो और आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो और इस बार आप सिलेक्शन लेके आओ। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।